हेलो माय डोरा द एक्सप्लोरर्स, दिस साइड बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के सबसे खतरनाक, सबसे टारगेटेड और सबसे इम्पॉर्टेंट बोर्ड PYQs। तो आज की वीडियो में हमारा टारगेट होने वाला है सबसे खतरनाक MCQs की तरफ और सबसे ज़्यादा खतरनाक डरावने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं सोच रही हूँ, मैं टारगेट कर रही हूँ कि तुम्हारे सामने सारी चीज़ें एकदम सिंप्लीफाइड वे में आएँ। तो जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे उनको अटैम्प्ट करना और जो भी तुम्हारे मार्क्स आए उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी तैयारी कितनी धुआंधार चल रही है। तो चलो तैयार हो माय एक्सप्लोरर्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एंड पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा। यस, इन ह्यूमन बॉडी फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड इन। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फाइनल डाइजेशन फूड का कहाँ होता है? सोचो 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 सोचो। यस, वेरी गुड। फाइनल डाइजेशन होता है बच्चों इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में तो पानी और बाकी की सारी जो ड्रग्स हैं या वाइटामिन हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन फाइनल डाइजेशन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड। कौन सा है वो पार्ट जो मस्कुलर भी है ट्यूबुलर भी है? वो एक ही है जिसमें पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होता है और इसका नाम क्या है? हमारा ईसोफेगस। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्या ये तुम्हारे दोनों क्वेश्चन सही निकले? बताओ मुझे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या फंक्शन करता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि पैनक्रियास से कौन कौन सी एंजाइम्स निकलती है। यहाँ से अमाइलेज निकलती है जो स्टार्च का डाइजेशन कराती है, यहाँ से लाइपेज निकलती है जो फैट्स का डाइजेशन कराती है, और यहाँ से ट्रिप्सिन निकलती है जो प्रोटीन्स का डाइजेशन कराती है। तो चलो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। लाइपेज इमल्सिफाइज फैट्स, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। क्या ये बात सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है, लेकिन मैम हम ना बाकी ऑप्शंस भी देखना चाहते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है। लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नो, कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं करता। लाइपेज इमल्सिफाइज बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं करता। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स, नहीं। तो एक ही ऑप्शन हमारा सही जा रहा है कि जो लाइपेज होता है वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है एंड जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In which of the following group of organism food material is broken down outside the body? जब भी हमारा फूड बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करता है तो उसे हम नाम देते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स यानी कि फंगस एंड बैक्टीरिया। तो तुम्हें अब इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा फंगस है और कौन सा बैक्टीरिया है। कस्केटा, अमीबा, ग्रीन प्लांट्स, गलत। अमीबा, पैरामीशियम कस्केटा, गलत, ये भी नहीं करता और ये भी नहीं करते। यीस्ट, ग्रीन प्लांट्स, मशरूम, गलत। मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट। भाई ये तीनों के तीनों जो है ये तीनों ही फंगस है। मशरूम भी फंगस है, ब्रेड मोल्ड भी फंगस है, यीस्ट भी फंगस है। ब्रेड मोल्ड का कॉमन साइंटिफिक नेम क्या है? राइजोपस, है ना। ये क्या है? हमारे फंगस। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिरा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? देखो आर तो इन्होंने लिख दिया, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम मल्टीपल ऑप्शंस को टिक कर सको। वो तब होता जब नीचे और ऑप्शंस लिखे होते, स्टेटमेंट A एंड B, स्टेटमेंट A एंड C, इस टाइप से, ठीक है। तो हमें अब इसमें से ढूंढना है मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट। परस्पिरेशन इज अ फॉर्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आई गेस नो मैम, फर्मेंटेशन तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलती है? हमारी क्रेब्स साइकिल, है ना। यानी कि बी स्टेटमेंट सही है, लेकिन देख लेते हैं क्या पता कोई और तो ठीक नहीं है। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन मसल सेल्स ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। अरे यार मैम ये सही सही तो लग रही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूँ तो कौन सी ज्यादा सही स्टेटमेंट है जहाँ पे मतलब तुम बोल सकते हो कि कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है इसको गलत करने की? तो वो होगी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लैक्टिक एसिड कंप्लीटली एनारोबिक कंडीशन में नहीं होता, वो जब थोड़ी सी कमी होती है ऑक्सीजन की तब होता है। तो सी स्टेटमेंट को तुम इस बेसिस पे डिस्कार्ड कर सकते हो। फोर्थ,
पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट स्टे जा रहा है हमारा, स्टेटमेंट नंबर बी, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स माइटोकॉन्ड्रिया, और ये दुनिया की कोई अदर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया का यूज नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट, तो हम ब्लड को क्लियर कर रहे हो उसमें से यूरिया निकाल के, तो ये कौन करता है, नन अदर देन योर किडनी। तो योर ऑप्शन इज क्या होगा इसमें से, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, डायलाइसिस, डबल सर्कुलेशन। भाई देखो अब तो मटकोगे फिल्ट्रेशन होगा या डायलाइसिस होगा, तो देखो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड बस फिल्टर होता है, उसमें से यूरिया थोड़ी ना तुमने निकाला बाहर, लेकिन डायलाइसिस का तो टारगेट ही ये होता है, ब्लड में जो भी यूरिया है उसको बॉडी से बाहर निकाल दो। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, डायलाइसिस। तो देखो मैं तुम्हारे सामने वो क्वेश्चंस भी लाई हूँ जहां पे मुझे पता है कि तुम किन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, तो उन सारे ही ऑप्शंस को तुम्हें ध्यान से पढ़ना और तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट को टिक करना है, अदरवाइज मार्क्स से हाथ धो बैठोगे, समझे एक्सप्लोरर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, which plant tissue transports water and from roots to leaf। पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम तो भैया एक का ही होता है, और वो कौन है हमारा, जाइलम। तो ये तो सबका सही हुआ होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, नंबर फर्स्ट। फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट कराना, शूट से रूट्स में भी करा सकता है, कहीं भी करा सकता है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक। वन शॉट में मैंने बताया है, सोर्स वो पार्ट है जहाँ पे खाना भर भर के रहता है, सिंक वो पार्ट है जहाँ पे खाने की डिफिशियंसी होती है। तो फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, लेकिन जाइलम के अंदर मूवमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। और वो डायरेक्शन क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है, कहाँ से, रूट से लीव्स, यानी कि रूट्स टू शूट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट। यीस्ट के अंदर तुम ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करा रहे हो, तो तुम्हें पता है भाई कि जो यीस्ट है ना वो ब्रेड मेकिंग में भी यूज होता है, और यीस्ट जो होता है वो अल्कोहल मेकिंग में भी यूज होता है, ठीक है। अल्कोहल मेकिंग में यूज हो रहा है, यानी कि उसका एक बाय प्रोडक्ट क्या होगा, इथेनॉल होगा। अब ये फर्मेंटेशन है, तो क्या फर्मेंटेशन में 36 और 38 एटीपी बनती है, नहीं बनती ना, क्योंकि फर्मेंटेशन में तो सबसे कम एनर्जी बनती है, कितनी बनती है, 2, है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तुम्हारा ये वाला यहाँ पे ये गया, यहाँ पर ये गया, 36 एटीपी है ना। अब तुम्हारे पास दो बचते हैं, 2 एटीपी 2 एटीपी, लेकिन एक में लैक्टिक एसिड है, एक में अल्कोहल है, तो क्या आएगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल, CO2 एंड 2 एटीपी। समझ में आया, क्यों है ऐसा, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हमारा जो पायरुवेट है, पायरुविक एसिड है, वो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, इससे कन्वर्ट होकर हमारा बनता है इथेनॉल, कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का। तो यहाँ पे जो एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, यहाँ से CO2 निकल जाता है, तो इसलिए हमें अल्कोहल मिलेगी, CO2 मिलेगी और 2 एटीपीज मिलेंगी। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। हमें पता है जब भी हमें ब्लड प्रेशर लिखना होता है तो सबसे पहले सिस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं, फिर डायस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं और फिर उसके यूनिट्स लगाते हैं। तो सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे प्रेशर, एंड डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम पे प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो सिंपल हमें तो पता हुआ है 120/80 mm ऑफ G, ऑप्शन नंबर ए सबका सही होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। देखो एक बार देखो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कौन सा जाएगा। किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर, भाई सीधे यूरिनरी ब्लैडर में डाल दोगे, है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेटर, ऐसा तो नहीं हो सकता। किडनी के बाद यूरेटर, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरिनरी ब्लैडर। अगर लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर आ गया तो उसका रिलीज कहाँ से होगा, है ना। तो हमारे ये पहले तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत। अब फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, किडनी फॉलोड बाय यूरेटर, फॉलोड बाय यूरिनरी ब्लैडर, फॉलोड बाय यूरेथ्रा, 101%, टन टन टन। तो योर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो बहुत बेहतरीन कर रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया चल रही है तुम्हारी बोर्ड्स की तैयारी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ
into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में तुमने पूरी रिएक्शन भी पढ़ी होगी, मुझे पक्का पता है, तो ये क्वेश्चन तो तुम आराम से कर सकते हो। क्या बोल रहा है, एक टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है, लाइम वाटर। तुमने इसमें एयर डाली, एयर डालने के बाद ये जो पूरा सोल्यूशन है ये कैसा हो गया, मिल्की। क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो तुमने एयर इसमें ब्लो करी है इट इज रिच इन CO2, ठीक है। तो यहां ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये किया जाता है टू चेक कि कौन से गैस रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द योर एक्सलेशन प्रोसेस। तो ये वाली जो ये वाला है जो लाइम वाटर, ये वाला तुम्हें घूम फिर के कहीं ना कहीं मिल ही जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय द लंग्स। लंग्स क्या एक्सेल करते हैं, हमने तो पढ़ा है रेस्पिरेशन में कि लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, CO2 ओनली है। अब तुम देखो ठंडों में तुम क्या करते हैं, ऐसे है ना, अपने हाथ को अपने ऊपर रखो और जोर से एक्सेल करो, है ना, तुम्हें थोड़ा सा मॉइस्चर भी फील होगा। वो मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारी लंग्स CO2 के साथ साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी एक्सेल करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक है ना मूल मंत्र देती हूँ, तो ना गुरु दक्षिणा उस टाइप के, जहां भी ऑप्शंस में ये वर्ड आ जाए, ऑलवेज, ओनली, एक्सक्लूसिवली, अगर ऐसे वर्ड्स ऑप्शन में आए तो इनको सही करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि ज्यादातर जब ये ऑलवेज, ओनली, एक्सक्लूसिव वर्ड आ जाता है ना तो वो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई बस यही हो सकता है। तो ऐसे ज्यादातर हमेशा 99% आंसर्स मतलब गलत ही होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आंसर टिक करने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज CO2 एंड वाटर। तो CO2 भी एक्सेल होता है एंड वाटर भी एक्सेल होता है। समझ में आया जोराज? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पिन। याद है ऐसे हमारे गार्ड सेल्स होते थे, ऐसे, है ना, और इनके पास क्या होता था, क्लोरोप्लास्ट, और इनके बीच में ये जो होल है इसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। तो गार्ड सेल्स फूले हुए हैं या बिचके हुए हैं, वो डिसाइड करेगा कि स्टोमेटल पोर खुलेगा या बंद होगा। तो अब इन गार्ड सेल्स की तुम्हें याद हो तो अंदर वाली जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, ऐसे थिक, है ना, और जो बाहर वाली वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन। तो जब भी कभी पानी एंटर करता है इनमें, पानी अगर एंटर करता है तो ये क्या कर जाते हैं, टर्जिड बन जाते हैं, है ना। अब पानी अंदर एंटर कर रहा है, ये जो पानी है वो बाहर की दीवार पर प्रेशर लगाएगा, फूल जाएंगे, एकदम मोटे ताजे हो जाएंगे, तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। जैसे ही पानी निकलेगा तो गार्ड सेल्स पिचक जाएंगे, तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, बंद। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं, टेम्परेचर नहीं, दिस इज वाटर इन द गार्ड। वाटर की क्या कर सकते हैं, वो डिसाइड करेगी कि स्टोमेटल पोर ओपन होने हैं या फिर बंद होने हैं। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, इन रेस्पिरेशन एयर पासिस थ्रू, मतलब रेस्पिरेशन का पूरा पाथवे पूछ रहा है कि हवा कहां से होके कहां से जाती है। तो सबसे पहले फेरिंग्स आएगा, नहीं, सबसे पहले नेजल कैविटी आनी चाहिए, बिल्कुल। नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स हाँ आएगा, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स के बाद ट्रेकिया, बिल्कुल, विंड पाइप है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, है ना। इसके बाद क्या आ जाती है, एल्वेलाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। समझ में आया? इजी सी है ना बात। चलो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें इजी लगेंगे अगर तुमने पढ़ा हुआ है, ये टफ लगेंगे, खतरनाक लगेंगे अगर तुमने पढ़ा नहीं हुआ। तो अभी भी अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ है तो वन शॉट वीडियोस देख लो, उससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मुझे जरूर बताना अपने मार्क्स कितने आए तुम्हारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़े थोड़े घुमाने वाली लैंग्वेज में आएंगे, तो अब तुम्हारा असली चैलेंज स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन एंड न्यूट्रोफिल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। सिमिलर स्ट्रक्चर उनका ऐसा होता है, काइट जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप का। वो हमें नहीं देखना कैसा है क्या नहीं है। अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन।
है, और 4 ऑर्गेनाइज्ड अराउंड आयरन, यानी कि ये आयरन है और इसके सराउंडिंग में सारे ऑर्गेनाइज्ड है, किसमें, हीमोग्लोबिन में। क्लोरोफिल इज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट्स, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, विच आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड मैग्नीशियम। ये सारे किसके अराउंड है, मैग्नीशियम के अराउंड क्लोरोफिल में। Now considering the above information, which element of hemoglobin is most likely to be responsible for red color of the blood? अब देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट्स तो इसमें भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल में भी और हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट है, यानी कि डिफरेंस इनकी वजह से तो नहीं आ रहा। ये ग्रीन कलर, ये रेड कलर किस वजह से आ रहा है, अपने ये सेंट्रल एटम की वजह से। तो क्लोरोफिल का पूछता तो उसका आंसर होता मैग्नीशियम। अब हीमोग्लोबिन का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन की मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ कैसे तुम्हें सही करना होगा। असर्शन पढ़ो, असर्शन में वर्ड्स को हाईलाइट करो कि क्या पूछा है, और असर्शन की स्टेटमेंट के बाद लगा दो बिकॉज, ऐसा होता है क्योंकि, फिर रीजन पढ़ो। अब तुम्हें रीजन को पढ़ने के बाद ना कुछ ऐसे सेंस आएंगे, यार ये बात तो सही कर रहा है लेकिन कुछ रिलेट नहीं कर रहा आपस में, या फिर हाँ यार ये सही एक्सप्लेन तो कर रहा है, या फिर ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ऐसे अलग अलग टाइप के तुम्हारे पास सजेशंस आएंगे। तो चलो एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। असर्शन बोल रहा है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट सेपरेटेड फॉर मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी। वार्म ब्लडेड एनिमल्स के तुम्हें पहले एग्जांपल पता होने चाहिए। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का एग्जांपल है, ये अपने आप ही चलता है। एग्जांपल है बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि हम लोग और चिड़िया। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनके पास लेफ्ट और राइट साइड जो होती है वो सेपरेटेड है, ताकि इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाए बॉडी के लिए। ऐसा होता है क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स नीड हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सीधी बात है, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, कुछ भी बॉडी में मेंटेन करना है तो तुम्हें एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी चाहिए तो वो कैसे आएगी, जब ऑक्सीजन आएगा हाई कंसेंट्रेशन में और फूड को ब्रेक डाउन करेगा, एटीपी लिबरेट होगी। तो ये बात सही तो एक्सप्लेन कर रही है ना, सब सेपरेटेड रहता है ताकि ऑक्सीजन की एफिशिएंट सप्लाई हो, और ऑक्सीजन की एफिशिएंट सप्लाई चाहिए क्योंकि वार्म ब्लडेड नेचर मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation for your assertion। समझ में आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो तुम्हें क्या करनी है, assertion के बाद बिकॉज लगा दो और फिर रीजन पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या बोल रही है। गैस्ट्रोपैरेसिस इज अ डिसीज। अब इसको देख के घबराना नहीं है, अगर वो कुछ अनोखा सा नाम तुम्हारे सामने डाल रहा है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखेगा, क्वेश्चन में ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वर्ड्स देख के तो तुम्हें घबराना नहीं है। ओके, गैस्ट्रोपैरेसिस इज अ डिसीज इन विच मसल्स ऑफ स्टमक बिकम पैरालाइज्ड एंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। मतलब सीधी सी बात है, स्टमक का सत्यानाश हो गया, है ना। स्टमक ना तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा ना रिलैक्स कर पा रहा। फूड्स हाई इन फैट कैन डिले द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। अगर तुमने ऊपर से फूड जिसमें बहुत ज्यादा फैट भरा हुआ है वो डाल दिया तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी डिले होगा, और फूड इतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट में जा भी नहीं पाएगा स्टमक को एम्प्टी करके। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वुड बी एडवाइज्ड टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोपैरेसिस। अब कोई पेशेंट अगर इसे सफर कर रहा है तो तुम किस टाइप का फूड दोगे। अब मैम देखो, ओनली 3 जगह आ रहा है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ओनली का ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे की कहानी सुनते हैं। सूप्स एंड जूसेस ओनली। दूसरा है फ्राइड चिकन एंड फ्राइड राइस। तो देखो भैया, फ्राइड चिकन भर भर के प्रोटीन, और स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट करने की एंजाइम क्या होती है, पेप्सिन। अब तुम इतना प्रोटीन डाल दोगे, स्टमक तो ना घूम पा रहा ना कुछ कर पा रहा, ऐसे तो हो ही नहीं पा रहा, तो कैसे डाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला तो जाएगा नहीं। सूप्स एंड चिकन, फिर चिकन आ गया, कैसे जाएगा। उसके बाद आइसक्रीम्स एंड मिल्क भाई कैसीन, रेनिन पेट से ही तो निकलती है, कैसे करेगा स्टमक इतना काम। तो इसलिए कुल मिला के हमारे पास बचे सूप
एंड जूसेस ओनली। इनके डाइजेशन में पेट को इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से तुम्हारा आंसर बन जाएगा काफी केसेस में। क्लियर? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैनी प्रोसेसेस हैपेंस इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ, हम मानते हैं। These processes which involve building up of complex molecules from simpler one is called as anabolism. Those which involves breakdown of complex molecules into simple ones are catabolism. भाई छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनती है तो एनाबॉलिज्म, बड़ी चीजें टूट टूट के छोटी चीजें बनती हैं तो कैटाबॉलिज्म। हमें पता है। Which of the following life process can be considered as an example of anabolism? यानी कि चीजें बन रही हैं तो डाइजेशन में टूटती है, रेस्पिरेशन में टूटती है, ट्रांसपिरेशन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं चीजें। और फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे CO2, वाटर, ये छोटे छोटे चीजें मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना रही हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सब एकदम तगड़े लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर तुमसे ये क्वेश्चन बन रहे ना तो तुम 30 मार्क खा लो पक्का। X amount of CO2 produced per molecule of glucose during aerobic respiration। X aerobic respiration का है और Y yeast है यानी कि anaerobic respiration। तो तुम्हें बताना है Y में कौन ज्यादा बनेगा। X is more than Y, X is equals to Y, X is less than Y and cannot be determined। बच्चों ये देखो सीधी बात है, तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस करता है, फिर क्रेब्स साइकिल करता है, तो पूरी क्रेब्स साइकिल में बहुत सारी CO2 निकलती है और यहाँ तो बेचारी कितनी निकल रही है, जितना पायरुविक एसिड उतना तुम्हारा CO2 निकलेगा। तो हमेशा यहाँ पर X is more than your Y। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस whose buildup in the muscle during vigorous physical exercise can cause cramps। cramps cause करने वाला एक ही शख्स है which is your lactic acid, है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, lactic acid and energy। Which part of nephrons allows selective reabsorption? selective reabsorption चाहे किसी भी चीज का कराना हो तो वो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स वाले पोर्शन में होती है, यानी कि PCT DCT का लूप ऑफ हैंडलिंग। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन। अमीबा में फूड डाइजेशन कहाँ होता है? याद है, अमीबा ऐसे ऐसे सूडोपोडिया बनाता है, फिर एक गोल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो फूड डाइजेशन कहाँ होता है? अमीबा में फूड वैक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मारता नहीं है उसे, लेकिन उससे छुपक के उसी की बॉडी से नरिशमेंट लेता है। ऐसे कौन होते हैं? ऐसे होते हैं पैरासाइट्स, पेट के कीड़े, सिर में जुए, ये सारे पैरासाइट्स होते हैं जो तुम्हारी बॉडी से ही नरिशमेंट लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? एक्सप्लोरर्स, चलो तुमने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए। हमने जितने भी एमसीक्यूज किए हैं तुम्हें मुझे बताना है उसमें से कितने तुम्हारे सही निकले और कितने तुम्हारे गलत निकले हैं। समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ्स गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है, तो ना आंसर्स मत देखना, मैं ऐसे लिख देती हूँ, आंसर नहीं देखोगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। विलियम हार्वे was one of the early biologists who studied the bodies of humans and animals. He even dissected the body and did experiments with heart and blood vessels. He concluded from his experiment that blood leaves the heart through arteries and return by veins. However, he could not explain how the arteries and enter veins. He said there must be some structure between arteries and veins, but he could not find them. Marcello Malpighi later discovered these structure while studying a dead frog lung under a microscope. तो यहाँ पे कहानी दी है, कहानी से तुम्हें आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के। क्या है? विलियम हार्वे है, उन्होंने ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर स्टडी की। उन्होंने देखा कि हार्ट से जब ब्लड जाता है तो आर्टरी से जाता है, वापस आता है तो वीन से आता है, लेकिन इनका आपस में क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शन का उनको स्ट्रक्चर कुछ पता नहीं चला। उसके बाद आए, इन्होंने फ्रॉग की लंग्स में, मरे हुए फ्रॉग के लंग्स में एक्सपेरिमेंट किया तो इन्हें पता चल गया वो स्ट्रक्चर क्या है। अब इस कहानी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। Which of the following structure did Malpighi find in the frog? तो क्या पाया होगा उन्होंने?
सेल पाए होंगे कैपिलरीज, हार्ट चैम्बर, स्मॉल एयर सेक्स इन द लंग्स। अब अगर तुम्हारा दिमाग ये ऑप्शन नंबर डी की तरफ गया तो मैं बहुत मारूंगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट कहानी बता रही है कि वी आर मूविंग अराउंड द ट्रांसपोर्टेशन, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं जाएगा। वो क्या चीज है जो आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती है? इट इज योर कैपिलरीज, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन वाई हार्वे कुड नॉट फाइंड, क्यों नहीं पता कर पाए होंगे, उसका क्या रीजन है वो पता करना है। These structures are not found in humans, गलत, बहुत मिलता है। These structures are found only in lungs, गलत, सब जगह मिलते हैं। These structures become visible only in dead animals, ना भाई, सब में होता है, हमारे अंदर भी है। These structures were too small to be seen by naked eyes, very good। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, तो उनको तुम नेक्ड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते। So that's why option number D is the right answer. Okay? The following statement about arteries and veins is true. तो आर्टरीज और वेन्स के बारे में तो मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था वन शॉट में, और तुम्हें पता भी होगा। यहाँ पे बेसिकली इनकी थिकनेस की बात चल रही है, तो किसकी थिकनेस ज्यादा होती है? वॉल्स की, आर्टरीज की। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आर्टरीज हैव थिकर वॉल देन वेन्स बिकॉज ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर। क्लियर? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे बोला जा रहा है अ स्टूडेंट सेटअप एन apparatus as shown in the figure after 8 hours what is likely to observe। देखो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड है ना, यहाँ पे कुछ लगा दिया ऐसे रबर से ताकि एकदम स्टिफ कंडीशन बनी रहे, और ये जो ट्यूब है यहाँ पे लेबलिंग में नहीं लिखा, दिस इज योर KOH, एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को, सारे CO2 को खींच के एब्जॉर्ब कर लेता है एक्वस KOH, ठीक है। अब यहां से एक ट्यूब है जो कनेक्टेड है पानी से। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सेटअप में 8 घंटे बाद क्या होगा। अब जर्मिनेशन कर रहे हैं सीड्स, और जर्मिनेटिंग सीड्स क्या कर रहे होते हैं? रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को ये कंज्यूम कर रहे होंगे और CO2 को ये रिलीज कर रहे होंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ जो भी CO2 निकल रही है, CO2 को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? KOH। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ना, क्योंकि CO2 तो एब्जॉर्ब हो जा रही है सारी। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इस वजह से पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, पानी ऊपर खींचेगा। हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है वो लगेगा, ऊपर खींचेगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि 8 घंटे बाद क्या होगा। तो 8 घंटे बाद क्या होगा? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिस वजह से पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। Water would have risen in the test tube as the oxygen present in the airtight flask would have been used up by the germinating seeds। जर्मिनेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? कंजम्पशन। एंड CO2 which is being produced by them must have been absorbed by KOH। aqueous KOH उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। As a result, partial vacuum created will make water from the beaker to move up। है ना, बहुत सिंपल है ना, तो डरना नहीं है कहानी से। कंसेप्ट क्लियर है ना, तो तुम सारे क्वेश्चन के आंसर को ठिकाने लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन एक बार इसे पढ़ते हैं। The process of filtering blood outside human body to remove harmful waste is called dialysis। हाँ कहते हैं। Dialysis takes place in enclosed chamber। हाँ, डायलाइसिंग चैम्बर में होता है। Given diagram shows how dialysis work। तो यहाँ ब्लड डाल दिया, ब्लड पाइप्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी में डाल दिया, ये फ्रेश सोल्यूशन है और ये यूज्ड सोल्यूशन है, पूरा सेटअप दिखा दिया। Which of the following must be true for dialyzing chamber? सर्कल yes और no। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए सेटअप के हिसाब से, तो तुम्हें आंसर देना है। Used dialyzing solution is recycled back to chamber as fresh dialyzing solution। तो डालना पड़ेगा क्योंकि फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन में ही तो तुम्हारा यूरिया बाहर पास करेगा ना। Yes, clear? Next, the hollow pipes should have semi-permeable wall। इनके पास semi-permeable wall होगी तभी तो मूवमेंट अलाउ होगा। तो yes, the blood pressure inside hollow tube that of the human body। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ब्लड कैसे पास करेगा? कैसे पास करेगा? वहां तो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, यहाँ कैसे पंप होगा? सो यस, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस्मान कलेक्टेड हर सलाइवा
एंड मिक्स्ड इट विद लिक्विड ए इन टेस्ट ट्यूब। उस मैन ने सलाइवा लिया, ठीक है, एंड मिक्स्ड इट विद लिक्विड ए, इससे के इसके साथ कर दिया। इन अनदर टेस्ट ट्यूब शी टुक ओनली लिक्विड ए, आफ्टर अबाउट 10 मिनट शी एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब बी, इसमें केवल बी लिक्विड था तो इसने बस ये लिया। कितने सेकंड बाद? 10 मिनट्स बाद। शी एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द मिक्सचर इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। अब यहां क्या किया इन्होंने? आयोडीन डाल दिया। नाउ इट डिड नॉट शो एनी कलर, बट व्हेन शी ट्रीटेड द अदर टेस्ट ट्यूब विद आयोडीन अ ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्ड। यहां पर इसमें कोई ब्लू ब्लैक नहीं आया, लेकिन जब इसने इस वाले सॉल्यूशन में आयोडीन डाला तो यहां पर ब्लू ब्लैक कलर आया, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आंसर करना है। सलाइवा था, आयोडीन डाला, कोई कलर नहीं आया। दूसरा टेस्ट ट्यूब कुछ बी कलर का, बी कोई सॉलिड सॉल्यूशन था, उसमें आयोडीन डाला तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्टिविटी? तो यहाँ पर इस एक्टिविटी का एम क्या होना चाहिए कि एक तरीके से सलाइवरी अमाइलेज का काम करती है, स्टार्च का डाइजेशन करती है। स्टार्च की प्रेजेंस और एब्सेंस बेसिकली द टारगेट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू शो द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ऑन द स्टार्च, ठीक है। नाउ व्हाट इज लिक्विड ए? ये लिक्विड ए क्या है? ये लिक्विड ए पक्का क्या रहा होगा? स्टार्च। कैसे कह सकते हो मैम आप इतने दावे से? इसलिए कह सकती हूँ बच्चों क्योंकि तुम्हें पता है कि सलाइवा के पास होती है अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम स्टार्च के टुकड़े टुकड़े करके उसके क्या बनाना चाहती है? ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज बनाना चाहती है। अगर स्टार्च होता तो ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन आता। स्टार्च नहीं है इसलिए नहीं आया, यानी कि ए टेस्ट ट्यूब में सलाइवा ने स्टार्च का ब्रेकडाउन कर दिया है, इसलिए ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन नहीं आया है। Which enzyme is responding? Why did the first test tube not show any color change with iodine while second one did? तो यहाँ पर B का मतलब स्टार्च रहा होगा, है ना। यहाँ किसी सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं किया, स्टार्च एज इट इज है, तो आयोडीन डालते ही ब्लू ब्लैक कलर आ गया। ए वाले में स्टार्च को सलाइवा ने डाइजेस्ट कर दिया जिस वजह से ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। Which enzyme is responsible for such result? तो अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। Why does a piece of bread chewed for a long time taste sweet? है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें पता है ब्रेड में जो भी स्टार्च कंटेंट है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। उसको ब्रेक डाउन करके हम बनाते हैं, मैंने बताया था ना स्टार्च चेन है वन शॉट में, उसको तोड़ के माल्टोज बनाया जाता है, माल्टोज को तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाता है। तो च्यू करते टाइम फाइनली ग्लूकोज तो नहीं बन जाता, वो तो पेट में बनेगा, वो तो इंटेस्टाइन में बनेगा, तो उसको माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। और ये तो स्वीटनिंग एजेंट होते ही हैं, हमारी कार्बोहाइड्रेट्स तो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे माल्टोज बनने की वजह से स्वीटनेस आती है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, इनको तुम पढ़ लेना आराम से। ये क्वेश्चन PYQ था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लीव्स ऑफ अ हैरी प्लांट्स वर कोट विद वेस्लीन टू ब्लॉक द स्टोमेटा। हमें पता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड रखते हैं। हाँ जी, हमें पता है कि हमारी जो लीव्स होती है, इन लीव्स के सरफेस पे क्या होता है? स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा। अब तुमने क्या कर दिया? तुमने इसके ऊपर लगा दी वेस्लीन। वेस्लीन तुम्हें पता है ना कितनी वैक्सी लिक्विड वाला लिक्विड होता है। तो यहाँ से अब क्या होगा? कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी CO2 या ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं होगा, कोई एक्सचेंज नहीं होना है। स्टेज 3 will the plant remain healthy for a long time? स्टेज 3 रेजेंस, मतलब क्या लगता है अब एक्सचेंज नहीं हो रहा तो क्या प्लांट सरवाइव कर पाएगा? अब याद रखना, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि मैम ऐसा काम तो डेजर्ट प्लांट्स में भी होता है। यहाँ कंडीशन नहीं गिवन है कि वो डेजर्ट प्लांट है या नहीं, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें उसे नॉर्मल प्लांट कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो, ये CO2, ऑक्सीजन, पानी, 3 चीजों का यहाँ से रिलीज होता था। अब पानी यहाँ से रिलीज होता था, इस वजह से रूट से शूट में पानी जाता था ट्रांसपिरेशन की वजह से, तो पानी का मूवमेंट नहीं होगा। पानी का मूवमेंट नहीं होगा तो सेल पानी की कमी की वजह से मरेंगे। दूसरी चीज क्या होगी? यहीं से CO2 अंदर आती थी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते थे, फोटोसिंथेसिस, और तुमने वाटर मूवमेंट, 2 चीजें ब्लॉक कर दी। तीसरी चीज, यहाँ से ऑक्सीजन भी कभी कभी एंट्री ले लेती थी, तो ऑक्सीजन का यूज करके प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते थे। तो तुमने
फोटोसिंथेसिस, वाटर मूवमेंट, रेस्पिरेशन सब ब्लॉक कर दिया, तो कैसे उम्मीद करोगे कि प्लांट जिंदा रहेगा भाई, है ना। डेजर्ट प्लांट्स में तो उनकी बॉडी में खूब भर भर के पानी होता है, तो उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो तुमने पानी की सप्लाई ब्लॉक कर दी। तो इसके रीजंस पढ़ लेते हैं। इट विल नॉट बी एबल टू एक्सचेंज ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी, और ट्रांसपिरेशन अगर अफेक्टेड हुआ तो उसकी वजह से मैंने वन शॉट में बताया था कि पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा, है ना। तो प्लांट अफेक्टेड होगा एडवर्सली, नेगेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below is an image of an experiment conducted by a student to understand the process of respiration. क्या पढ़ना चाहते हैं वो? respiration. He blows into a clear solution present in the test tube and sees that it turns cloudy. ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हो गया क्लाउडी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब? क्या होता है? लाइम वाटर। अभी पीछे भी एमसीक्यूज में किया था ना, लाइम वाटर में CO2 की बन जाता है। व्हाट कुड बी द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? क्या? रेस्पिरेशन चेक करना, है ना। What kind of respiration is shown in the experiment? Justify your answer. तो कौन सी एक्सपेरिमेंट शो की गई है यहाँ पर? एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे? क्योंकि तुम्हें पता है इंसान है, इंसान में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, CO2 निकलेगा, ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। एक दो निकला होगा तो इतना क्लाउड थोड़ी ना बनता, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा तभी क्लाउडी बनेगा। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम देखते समझ में आ रहा होगा, कुछ डबल सर्कुलेशन टाइप का स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। सही बात है। एक्सचेंज ऑफ गैस एंड इनहेल्ड एयर टेक्स प्लेस इन कैपिलरीज ऑफ लंग्स। ये भी सही बात है। डायग्राम बिलो शोज द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन दिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज सपोर्टेड डायग्राम? ये डायग्राम क्या स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है? ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो ये तो नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, तो गलत है। कैपिलरीज आर परमिएबल टू गैसेस। कैपिलरीज गैसेस से परमिएबल होती है, हाँ, एक बार को मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा डाउट में रखते हैं, आगे के स्टेटमेंट भी पढ़ना जरूरी है। वॉल बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज पोरस। अगर पोरस होता तो यहाँ से ब्लड यहाँ लीक कर जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं कर रहा, तो स्टेटमेंट थर्ड इज गलत। नाउ ब्लड कैन फ्लो बैक एंड फोर्थ बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ब्लड ऊपर नीचे ऐसे जा सकता है, अगर ऐसे जा पाता तो वॉल्व्स क्यों लगानी होती है ना। तो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी। अगर कैपिलरीज गैस के परमेबल नहीं होंगी तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज विल बी द इमीडिएट इफेक्ट रिड्यूस्ड? अगर लंग्स के केस में गैसियस एक्सचेंज रिड्यूस हो जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा? ब्लड विल फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, है ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, कोई प्रेशर ग्रेडियंट थोड़ा ना बना रहा है, वो तो हार्ट के एक्शन से हो रहा है। पल्मोनरी वेन विल रिसीव ब्लड विद लेस ऑक्सीजन, ये हो सकता है ना। और देखो, स्पेस इनसाइड लेफ्ट एंड राइट एट्रियम विल इंक्रीज, नहीं। प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड कैपिलरीज, प्रेशर तो हार्ट का काम है ना बनाना, तो प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं होगा। ये हो सकता है कि पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजन आएगी वो कम कंसंट्रेशन में आएगी। सो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ो। संजीव वांटेड टू चेक वेदर प्लांट लीफ रिलीजेस वाटर वेपर, ये उसका टारगेट था चेक करने का, ठीक है। हमें पता है कि हाँ करता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो पानी निकलेगा। He took a potted plant and covered the plant with a plastic bag. Plastic bag से cover किया। The picture below showed that what he observed after 2 hours. 2 hours के बाद देखा कि प्लास्टिक बैग में water droplets आ गई। Question है, संजीव compared the results of the activity with a new pot to confirm his findings, which the represents a new pot. तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा। Sanjeev compared the results of the activity with a new pot to confirm his findings. Which of the following best represents the new pot? तो इसमें से नया pot क्या लग रहा है? देखो बिना पॉलीथिन का तो लगाने का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज उसे पता कैसे चलेगा। तो डेफिनेटली उसने क्या किया होगा, ये वाला लिया होगा, क्योंकि नया पॉट है, नया प्लांट है,
नया पॉट है, नया है इधर, न्यू पॉट, पॉटेड प्लांट, ये पॉट, ये पॉट। पॉट को तो तुम क्या ही कंपेयर करोगे, तुम प्लांट को ही कंपेयर कर सकते हो। तो ये वाला तुम्हारा न्यू प्लांट है जिसमें ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ होगा, वाटर का एक्सचेंज नहीं हुआ होगा, और यहाँ पे लीव्स है इसके पास, इसीलिए हो रहा है। तो ये तो चेक करना चाह रहा था ना कि लीव्स से पानी निकलता है, यहाँ पे लीव्स नहीं है तो पानी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट लीफ हैव द प्लांट पॉइंट्स। पानी का लॉस क्या कराता है, पानी का लॉस एक प्रेशर ग्रेडियंट कॉज करता है, जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एंड वाटर का एसेंट होता है। मतलब नीचे से पानी एब्जॉर्ब भी सक्सेसफुली हो पाता है और वो एब्जॉर्ब पानी ऊपर भी सक्सेसफुली जा पाता है। समझ में आया टोरा? चलो अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। पहले ही डायग्राम दे दिया है। विच रो ऑफ द फॉलोइंग टेबल करेक्टली शोज फिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें से कौन सा पार्ट तो फिल्ट्रेशन बता रहा है, कौन सा पार्ट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बता रहा है, ये तुम्हें बताना है। तो पी तो हमारी एफरेंट आर्टरियोल हो जाएगी, वो तो कोई फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं करती है। फिल्ट्रेशन कौन करेगा, क्यू। तो तुम्हारा दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 2 या फिर 3। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में है एस और आर, तो यहाँ पे तो कोई रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होगा आर में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्यू एंड आर। क्यू में फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस एंड आर यानी कि ट्रिब्यूट में हमारा क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्शन। मैंने वन शॉट में बताया हुआ है, नहीं आता रहा कुछ भी तो देख लेना वीडियो में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच रो इन द टेबल बिलो शोज द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड इन यीस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन का बताना है इंसानों में और यीस्ट में। तो ह्यूमंस में लैक्टिक एसिड बनेगी, हाँ बनेगी, ये भी है ये भी है। ह्यूमंस में CO2 बनेगी अगर एनारोबिक हुआ, लैक्टिक एसिड बनेगा तो CO2 नहीं बनेगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है किससे, पायरुविक एसिड से, है ना। पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन है, तो क्यों ही CO2 रिलीज करना। तो इसीलिए यहाँ पर CO2 नहीं निकलेगी, यानी कि अभी तक ये वाला ऑप्शन सही जा रहा है। यीस्ट में लैक्टिक एसिड बनती है नहीं, यहाँ पे क्या बनती है, इथेनॉल। और ये CO2 बनती है, बिल्कुल बनती है, क्योंकि पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनता है, वो कितने कार्बन होता है, 2 कार्बन। तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाती है, तो इसीलिए हमारा एकदम सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो दिमाग को खोल के फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल लगेगा क्वेश्चन। अगर तुम इसको देखो अरे बाप रे ये क्या है, टेबल है क्या क्या है, तो तुम घबरा जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे चुटकियों का खेल है, अगर तुम घबराए नहीं और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन, लो घबरा गए क्या देखते ही, हाँ पहले बोल रही हूँ घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो स्टेटमेंट, मैं पढ़वाती हूँ क्या बोल रहा है। अब वेडल सील अ डीप सी ड्राइविंग मैमल, डीप सी गहराइयों में रहती है, स्पेशल अडेप्टेशन दैट इनेबल इट टू रिस्पायर फॉर लॉन्ग पीरियड्स अंडर वाटर विदाउट इनहेलिंग एयर। ये समुद्र में नीचे चली जाती है, बिना सांस लिए ये काफी देर तक सरवाइव कर लेती है। ऐसा करने के लिए इसके पास 3 अडेप्टेशंस हैं। क्या है वो अडेप्टेशन, दीज आर P, Q, R। P बोल रहा है when diving the blood flow to all parts of the seal is reduced by 80 to 95% except for a closed circuit between lungs, heart and brain। जब ये नीचे गहराइयों में जाती है समुद्र की, तो पूरी बॉडी पार्ट से सर्कुलेशन का सर्किट कट ऑफ कर दिया जाता है, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अराउंड मूव करता है, विच इज योर हार्ट, लंग एंड ब्रेन, ठीक है। दूसरी अडेप्टेशन, 70% ऑफ द ऑक्सीजन इन सील बॉडीज इज स्टोर्ड इन द ब्लड एज कंपेयर टू 51% इन ह्यूमन। 70% ऑक्सीजन इसकी ब्लड में स्टोर कर दी जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। और थर्ड बोल रहा है 55% ऑफ ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन द मसल्स एज कंपेयर टू 13% इन ह्यूमन। और बाकी की जो 25% है वो स्टोर कर दी जाती है मसल्स में। ये 3 अडेप्टेशंस हैं। अब in 1980 a group of scientists carried out an experiment to understand how the seal respire under water। मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड दे मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। भाई अगर एनारोबिक कंडीशन आएगी तो लैक्टिक एसिड तो बनेगा ही, है ना। तो लैक्टिक एसिड चेक किया इन्होंने, तो ये ग्राफ इनको मिला। अब ये ग्राफ पे तुम्हारा सारा क्वेश्चन आंसर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है बेस्ड ऑन द ग्राफ व्हाट कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट चेंज इन रेस्पिरेशन हैपनिंग इन सी बॉडी आफ्टर 20 मिनट्स अंडर वाटर। 20 मिनट के बाद उसके रेस्पिरेशन में क्या चेंज होगा ये तुम्हें ग्राफ से बताना है। तो 20 मिनट ये, अब 20 मिनट से पहले
20 मिनट के बाद लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन देखो, तो 20 मिनट से पहले तो लैक्टिक एसिड कुछ नहीं है, 20 मिनट के बाद लैक्टिक एसिड एकदम से बढ़ रहा है, यानी कि 20 मिनट से पहले इसमें क्या हो रही थी, एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, और 20 मिनट के बाद इसमें क्या हुई, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक कौन सी वाली, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, है ना, कितना सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको मैं रब कर देती हूँ। अडेप्टेशन आर, आर क्या है, ये वाली मसल वाली, ठीक है। हेल्प seal the most to produce energy for swimming during first 20 minutes of a dive. Explain why adaptation P and Q not help as much. P and Q क्या है, उधर, और ऑक्सीजन ब्लड में। देखो जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, या फिर चलो स्विमिंग कर रहे हो, तुम वॉक कर रहे हो, कूद रहे हो, जंप करो, डांस, कुछ भी करो, तुम्हारी मसल को एनर्जी बनानी होती है। अब मसल के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल ऑक्सीजन वो होगी जो मसल में स्टोर्ड है, या वो होगी जो मसल के बाहर घूम रही है, ऑब्वियसली बात है जो मसल में स्टोर्ड रहेगी। तो हमारा 25% एज कम्पेयर टू 13% ऑफ ह्यूमन अगर मसल में स्टोर्ड है, तो उसके लिए बहुत जल्दी होगा उस ऑक्सीजन को यूज करके अपना फटाफट से रेस्पिरेशन करना। तो 20 मिनट से पहले लैक्टिक एसिड इसलिए नहीं बना क्योंकि मसल में बहुत सारी ऑक्सीजन स्टोर थी, और उस ऑक्सीजन का यूज करके सील क्या कर रही है, अपना एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। आया समझ में, कितना बेहतरीन क्वेश्चन और कितना इजी है। लैंग्वेज में फंस जाओगे तो खत्म है गेम, और अगर क्रैक कर ली लैंग्वेज तो आसान है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ग्राफ है, दिमाग लगाना बहुत इजी हो सकता है। अनीता कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू एग्जामिन फोटोसिंथेसिस इन एक्वेटिक प्लांट। फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाह रही थी, और कैसे, बाय मेजरिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन शी प्लॉटेड हर रिजल्ट्स। तो यहाँ पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का देखा टाइम उन्होंने, तो कैसे जा रहा है। शी रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट व्हाइल कवरिंग द टैंक ओपेक क्लॉथ। अभी तक क्या था, टैंक में कोई क्लॉथ नहीं था, अब क्या किया उन्होंने, टैंक को बहुत ज्यादा ओपेक क्लॉथ से ढक दिया। अब अगर ऐसा उसने किया तो ऐसा करने से क्या होगा, यहां से चली जाएगी, लेकिन यहां से सनलाइट नहीं जाएगी। एक बात ये समझ में आ रही है हमारे इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आगे, What could be the aim of our experiment? क्या एम हो सकती है, सनलाइट का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे ये चेक करना हो सकता है, सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस व्हाट अदर सेलुलर प्रोसेसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट। देखो गैसियस का चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में भी यूज अप हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। Why does oxygen level rises in the graph X? क्यों राइज कर रही है, क्योंकि तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस में पानी का ब्रेकडाउन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और इससे हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो पानी टूट रहा है, सनलाइट आ रही है, तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जिस वजह से उसका लेवल अप हो रहा है, लेवल अप, कम बैक, है ना। डाउनफॉल, डाउनफॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी अब टूट नहीं रहा, क्योंकि सनलाइट नहीं है, और दूसरा जो भी ऑक्सीजन थी वो प्लांट यूज कर रहे हैं अपनी रेस्पिरेशन में, तो कहाँ की ऑक्सीजन आएगी, जो ऑक्सीजन थी वो भी जा रही है और नई ऑक्सीजन बन नहीं रही है, इस वजह से डाउनफॉल आया, ठीक है। तो बस कंसेप्ट समझना था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज लंग्स टू ब्रीथ while aquatic animals like fishes use gills to absorb dissolved oxygen in water. Frogs are organisms that can survive both in land and in water. दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। How does a frog acquire oxygen under water? में कैसे कर सकता है इसकी, moist skin से। बताया था रेस्पिरेशन में कि फ्रॉग के पास moist skin है, क्यूट होता है, Are lungs of terrestrial animals and gills of fishes analogous? Analogous का मतलब क्या होता है, different or same function। तो हाँ भाई दोनों का सेम फंक्शन है, विच इज रेस्पिरेशन, तो एनालॉगस तो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो यस, Why do aquatic animals have high breathing rate? टेरेस्ट्रियल वालों के भाई हर तरफ ऑक्सीजन है,
यहाँ पे ऑक्सीजन की पहले ही कमी है, तो ज्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए इनका ब्रीदिंग रेट हमारे कंपैरिजन में हाई होता है। समझ में आया? नो डाउट दीज आर नॉट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, बट दीज आर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस दैट यू मस्ट नो। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? द इमेज बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन है, तुम्हें नहीं पता ये क्या है, ये तुम्हें बताना है ना? व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लड वेसल शोन इन द इमेज? क्या है? आर्टरी है, वीन है, या फिर कैपिलरी है? एक चुटकी है, एक चुटकी सिंदूर कहां से आ गया? एक ट्रिक है जिससे तुम पहचान सकते हो, बता सकते हो कि ये क्या है। ये देख रहे हो तुम, वीन्स, वॉल्स, वॉल्स है, यानी कि ब्लड वेसल क्या है? वीन। सो दिस इज वेन। Which direction will the blood flow in such a blood vessel? किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? Q से P की तरफ या P से Q की तरफ? तो मैंने तुम्हें बताया था, ऊपर चढ़ता है तो दरवाजा ऐसे 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 उसे ऊपर चढ़वाता है, वॉल्स, है ना? तो ये ब्लड ऐसे चढ़ा होगा ऊपर। सो इट इज फ्रॉम P to Q। आया समझ में? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। We often hear people complain about acidity, acidity है ना, EOPO, acidity से छुटकारा पाओ, तो acidity की बातें सुनते हैं। In stomach, over production of what substance is most likely the reason for the complaint? क्या है वो चीज, क्या क्यों हो रही है एसिडिटी? क्योंकि हमारे पेट में तेजाब है, and that तेजाब is HCl, है ना? Why is the production of this substance necessary? भाई इसके दो रीजन है। एक तो ये किल करता है माइक्रोब्स को, है ना, माइक्रोब्स को किल करता है, और दूसरा ये क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम का एक्टिवेशन कराता है, पेप्सिन एंजाइम का एक्टिवेशन कराता है। ठीक है। हाउ डज स्टमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन? भाई स्टमक के अंदर कोटिंग होती है किसकी? म्यूकस की। तो म्यूकस की प्रेजेंस होने की वजह से स्टमक को इतना खतरा नहीं होता और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओए होए होए, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, क्या तुम घबराओगे? बिल्कुल नहीं, हम घबराना नहीं था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नॉट ऑल प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बाय सेम मैकेनिज्म। इन मोस्ट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिफ्यूजेस इन द लीफ थ्रू स्टोमेटा। हाँ, CO2 पे डिपेंड करेगा। However, some plants such as pineapple have ability to store CO2 in the vacuoles of leaf cell as a part of complex carbon compounds. This complex compound is transported to chloroplast and release CO2. मतलब कुछ ने क्या किया, डायरेक्ट लीफ से CO2 ली स्टोमेटा से और उसको यूज किया। कुछ ने क्या किया, अपने CO2 को स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड और फिर इस कंपाउंड को ब्रेक करके CO2 दी और ये CO2 को भेजा क्लोरोप्लास्ट के पास। ये करने वाले कौन है? पाइनएप्पल। नाउ this special photosynthesis mechanism is believed to have evolved as an adaptation to conserve water for survival in dry condition। तो ड्राई कंडीशन के प्लांट्स में हो रहा है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। Which process in plants does this photosynthesis mechanism minimize to help plants survive in dry condition? ड्राई कंडीशन का तो एक ही अडेप्टेशन का मतलब होता है to prevent वाटर लॉस, यानी कि ट्रांसपिरेशन को रोकना। स्टोमेटा खुला रहेगा तो CO2 आती रहेगी, पानी जाता रहेगा, है ना? हाउ इज द एबिलिटी टू स्टोर CO2 एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइकली टू हेल्प मिनिमाइज द प्रोसेस रिफर्ड टू इन ए? कहाँ है ए? हाँ, तो ये स्टोर करके रख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, तो जिस वजह से तुम्हें स्टोमेटा दिन रात खोल के नहीं रखना। अब स्टोमेटा खुला हुआ नहीं रहेगा तो पानी का लॉस ही नहीं होगा, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाता है? वाटर का कंजर्वेशन। When are such plant likely to take in CO2 from the environment? भाई देखो, हमारा ट्रांसपिरेशन रेट गर्मी सनलाइट से भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर ज्यादा गर्मी होगी तो ज्यादा पानी निकलेगा, तो ऐसे प्लांट्स का स्टोमेटा खुला रहता है एट नाइट। समझ में आया? ठंड के मतलब सॉरी रात के टाइम पे इनका स्टोमेटा क्या रहेगा? ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है बट होगा नहीं। In human beings, hormonal action is largely controlled by a mechanism where the secretion of one hormone is regulated by action of other. ये क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, बट अब तो तुम्हारी सारी तैयारी हो गई है, उसको चैप्टर को रिलेट करके भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो एक बार हम ऐसे पढ़ते हैं। रेगुलेटेड, एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल इज शोन इन द डायग्राम बिलो। ठीक है,
तो यहाँ पे एक स्टिमुलस है, सेंसर है, इवैल्यूएटर है, फैक्टर है, और यहाँ पे प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, फिर कुछ हुआ, फिर इंसुलिन रिलीज, कुछ ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन नोन एज? ये एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, इसे कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है? फीडबैक मैकेनिज्म। Why? Which is the sensor X that helps in detecting blood glucose level? Blood glucose level कहाँ है सेंसर X? ये हाई ग्लूकोज है, तो इसको कौन डिटेक्ट करेगा? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, है ना, वही डिटेक्ट करेंगे हाई ग्लूकोज लेवल को। What would happen if such mechanism is absent in humans? तो देखो बीटा सेल क्यों करे? क्योंकि इंसुलिन रिलीज करेंगे जो ग्लूकोज के लेवल को रोकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा एब्सेंट हो गया, तो पर्सन को क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस, है ना, समझ में आया? तो सिंपल क्वेश्चन है, बस दो चैप्टर्स को एड्रेस करके क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो तुम्हें घबराना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिल से थैंक यू माय डोरा द एक्सप्लोरर्स। मुझे उम्मीद है तुम्हें आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और तुमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो तुम्हारे क्या मार्क्स आए हैं, प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड विल मीट यू सून विद मोर सच वीडियोस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।